नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पे। अब हम अभ्यास 2 की आउटलाइन बनाएंगे। यदि आउटलाइन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। यह सही है कि जब विक्रय पर इस आधार पर आक्षेप किया जाता है कि वह विधि के किसी आज्ञापक उपबंध के अनुपालन के कारण शून्य है, तो यह आक्षेप सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 40 के अधीन नहीं आएगा। तथापि हम यह स्वीकार नहीं करते कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 54 में जो संपत्ति की कुर्की के बारे में कतिपय औपचारिकताएं निहित करता है, अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन विक्रय को शून्य बना सकता है। यह विषय एक मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष विचार के लिए पाया था और भारत में सभी उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों का विश्लेषण करने के पश्चात इस न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि संपत्ति का कुर्क न किया जाना विक्रय को शून्य नहीं बनाता और यह बात केवल एक तात्विक अनियमितता है जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 90 के अधीन ध्यान में लिया जा सकता है। जैसा कि इस मामले के परिशीलन से भी प्रतीत होगा, यही दृष्टिकोण बंबई और कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और पटना उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न विनिश्चयों में व्यक्त किया गया है, जो कि उसके समक्ष विचारार्थ पेश किए गए थे। चूंकि उन विनिश्चयों के प्रति निर्देश का उल्लेख इस न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चय में पहले ही किया जा चुका है, अतः हमारे लिए इस निर्णय में उनका उल्लेख अलग से करना आवश्यक नहीं है। अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल ने हमारा ध्यान महादेव दुबे बनाम भोलानाथ दीक्षित के मामले में इस न्यायालय की एक पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय की ओर अपनी इस दलील के समर्थन में आकृष्ट किया कि कुर्की के प्रभाव में विक्रय शून्य और एकीकृत होता है। काउंसिल ने यह कहा कि चूंकि यह पूर्ण न्यायपीठ का विनिश्चय है, अतः यह अभी भी मान्य होना चाहिए। तथापि हमारा यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल द्वारा पूर्ण न्यायपीठ के अवलंबित उक्त निश्चय पर विचार किया गया था और इसे प्रवेदित किया जा चुका है। जैसा कि इस
न्यायालय को खंडपीठ द्वारा बताया गया है। महादेव दुबे बनाम भोलानाथ दीक्षित के मामले में पूर्ण न्यायपीठ 1882 की पुरानी सिविल प्रक्रिया संहिता पर विचार कर रही थी, जिसके अधीन संपत्ति कुर्की विक्रय के लिए एक पूर्वभाव्य शर्त थी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1882 में ऐसी स्थावर संपत्ति के विक्रय की कल्पना नहीं की गई थी, जिसकी पहले कुर्की ने की गई हो। वर्तमान संहिता के अधीन ऐसी बात नहीं है। वर्तमान संहिता की धारा 5(1) का परिशीलन यह दर्शित करता है कि बिक्री का निष्पादन किसी संपत्ति के कुर्क और विक्रय द्वारा या बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किया जा सकता है। स्टॉप। चलिए देखते हैं, अब अपने इसको रीडिंग करते हैं। लाइन सही बन रही है। यह सही है कि जब विक्रय पर इस आधार पर आक्षेप किया जाता है कि वह विधि के किसी अज्ञापक उपबंध के अनुपालन के कारण शून्य है, तो यह आक्षेप सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 40 के अधीन नहीं आएगा। तथापि हम यह स्वीकार नहीं करते कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 54 में जो संपत्ति की कुर्की के बारे में कतिपय औपचारिकताएं निहित करता है, अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन विक्रय को शून्य बना सकता है। यह विषय एक मामले में इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ के समक्ष विचार के लिए पाया था और भारत में सभी उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों का विश्लेषण करने के पश्चात इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संपत्ति का कुर्क न किया जाना विक्रय को शून्य नहीं बनाता, और यह बात केवल एक तात्विक अनियमितता है जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 90 के अधीन ध्यान में लाया जा सकता है, जैसा कि इस मामले के परिशीलन से भी प्रतीत होगा। यही दृष्टिकोण बड़ा बंबई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और पटना उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न विनिश्चयों में व्यक्त किया गया है, जो कि उसके समक्ष विचारार्थ पेश किए गए थे। चूंकि उन विनिश्चयों के प्रति निर्देश का उल्लेख इस न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चय में पहले से किया जा चुका है, अतः हमारे लिए इस निर्णय में उनका उल्लेख अलग से करना आवश्यक नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने हमारा ध्यान महादेव दुबे बनाम भोलानाथ दीक्षित के मामले में इस न्यायालय की एक पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय की ओर अपनी इस दलील के समर्थन में आकृष्ट किया कि कुर्की के प्रभाव में विक्रय शून्य और अकृत होता है। काउंसिल ने यह कहा कि चूंकि यह पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय है,
विनिश्चय है, अतः यह अभी भी मान्य होना चाहिए। तथापि हमारा यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल द्वारा पूर्व न्यायपीठ के अवलंबित उक्त निश्चय पर विचार किया गया था और इसे क्या लिखा है, ये एक शब्द नहीं पढ़ा जा रहा, किया जा चुका है जैसा कि इस न्यायालय के खंडपीठ द्वारा बताया गया है। महादेव दुबे बनाम भोलानाथ दीक्षित के मामले पूर्व न्यायपीठ 1882 की पूर्ण सिविल प्रक्रिया संहिता पर विचार कर रही थी, जिसके अधीन संपत्ति कुर्क विक्रय के लिए एक पूर्वभाव्य शर्त थी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1882 में ऐसी स्थावर संपत्ति के विक्रय की कल्पना नहीं की गई थी जिसको पहले कुर्की नहीं की गई है। वर्तमान संहिता के अधीन ऐसी बात नहीं है। वर्तमान संहिता की धारा 5(1) के परिशीलन यह दर्शित करता है कि डिक्री का निष्पादन किसी संपत्ति के कुर्क और विक्रय द्वारा या बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किया जा सकता है। यदि डिक्टेशन के आउटलाइन अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।